नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों में आज 10वें दौर की बातचीत होगी। सरकार इस बैठक में किसानों से ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता से पहले ट्रैक्टर रैली पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वार्ता से पहले अब ट्रैक्टर रैली का मामला अहम हो गया है। ऐसे में वार्ता, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सरकार से बातचीत से ट्रैक्टर रैली की राह खुल सकती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसानों को पुलिस मना नहीं पाई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने बैठक में किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अगली बैठक 1 या 2 दिन में फिर होगी। सीएत प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाएगी। ये समिति सरकार और किसानों के बीच गतिरोध को दूर करने में नाकाम रहेगी। किसान शक्ति से भाजपा का सफाया तय है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कृषि लागत कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए नई नीतियों की जरूरत है। कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों को केवल अस्थायी राहत ही मिल सकती है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। मंत्री नवाब मलिक ने ये जानकारी दी। बता दें कि कुछ किसान संगठनों ने मुंबई में 23 से 25 जनवरी तक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। इस प्रदर्शन में कई नेता भाग ले सकते हैं। कृषि कानूनों को लेकर कर्नाटक कांग्रेस आज राजभवन का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है कि इस प्रदर्शन में कई किसान संगठन भाग ले रहे हैं। बाहर से आने वाले प्रदर्शनकारियों को ले जाने के लिए बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर पिकअप वाहन मौजूद होंगे। इंटक ने तीनों श्रम कानूनों को श्रमिक विरोधी बताया। संगठन ने कहा है कि इसके विरोध में देश भर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। संगठन के अध्यक्ष ने कहा है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बदलाव करना होगा। केंद्र ने श्रमिकों की उपेक्षा करते हुए 47 श्रम कानूनों को खत्म किया है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का आज 354वां प्रकाश वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के साहस और बलिदान को याद किया। पीएम ने कहा है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर नमन करता हूँ। मोदी आज आवास योजना के तहत यूपी के करीब 6 लाख लोगों को 2691 करोड़ रुपए की मदद राशि जारी करेंगे। इसमें 5,30,000 लोगों को पहली किस्त दी जाएगी, जबकि 80,000 लोगों को दूसरी किस्त दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को किस्त देते समय पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्रकूट की राजकुमारी से बात करेंगे। राजकुमारी ने कहा कि बातचीत के दौरान वो बताएंगी कि सरकार की योजनाओं से गरीबों का भला हो रहा है। संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक की जाएगी। कोरोना के चलते ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इसके अलावा एनडीए भी 30 जनवरी को बैठक करेगा। इसमें भाजपा समेत दूसरे पार्टियों के नेता भी शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि बजट सत्र से पहले सभी सांसदों से कोरोना की जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए संसद परिसर में 27 जनवरी से व्यवस्था की जाएगी। बिरला ने कहा है कि संसद सत्र में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। संसद कैंटीन में भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि इससे 8 करोड़ रुपए की बचत होगी। अब इन कैंटीनों का भोजन महंगा हो जाएगा। बता दें कि साल भर में कैंटीन का बिल लगभग 20 करोड़ रुपए आता है। जोधपुर में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच आज से एक्स डेजर्ट नाइट 21 नाम से विशाल हवाई युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है। इसमें अगले 5 दिन तक दोनों देशों के राफेल विमानों का जलवा देखने को मिलेगा। अभ्यास में राफेल के अलावा सुखोई और मिराज भी शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर इतनी सख्ती की जा रही है। जो बाइडेन को सत्ता सौंपने जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई संदेश में कैपिटल हिल पर बवाल की आलोचना की है। नई सरकार को शुभकामनाएं देते हुए ट्रंप ने कहा है कि अब हमें नई सरकार मिलने जा रही है। हम उनकी सफलता के लिए कामना करते हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ के साथ ही इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला होंगी। इसके अलावा भारतीय मूल से संबंध रखने वाली ऐसी प्रथम महिला भी कहलाएंगी जो अमेरिका में दूसरे ताकतवर ओहदे पर काबिज हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जनवरी को मेघालय जाएंगे। इस दौरान वे शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद में 69वें अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। वहीं मेघालय सरकार ने शाह से मुलाकात के लिए समय मांगा है। गठबंधन ने कहा है कि वे इनर लाइन परमिट का मुद्दा गृह मंत्री के सामने रखेंगे। अरुणाचल में चीनी सेना द्वारा आधुनिक गांव के निर्माण की खबरों पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अपना वादा भूलना नहीं चाहिए। राहुल ने कहा कि वो अपना वादा याद रखें, मैं देश को कभी झुकने नहीं दूंगा। अरुणाचल में चीन द्वारा गांव बनाने की खबरों के बीच ओवैसी ने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी का सांसद कहता है कि चीन ने अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर लिया है।
यूपी की योगी सरकार प्रशासनिक सुधार की ओर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 54 विभागों में एकीकृत करने की संस्तुतियों पर विचार शुरू कर दिया है। इसके लिए संबंधित विभागों से अपनी राय देने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन व संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सड़कों की स्थिति की पड़ताल करने के लिए 31 सदस्यीय संसदीय दल आज घाटी पहुंचेगा। ये दल 21 से 23 जनवरी तक श्रीनगर में रहेगा। इस दौरान पर्यटन कारोबार से जुड़े विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि मंडल से सुझाव भी लेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया। लो विजिबिलिटी के चलते एक डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इसमें 13 लोगों की जान चली गई है, जबकि 18 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार शाम तक देश भर में 6,31,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिकूल प्रभाव के केवल 9 मामलों में ही अस्पताल जाने की जरूरत हुई है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 6 लाख के करीब पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,52,718 लोगों की जान चली गई है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,780 मामले सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9 करोड़ 66 लाख से ज्यादा हो चुका है, जिसमें संक्रमण से अभी तक 20,65,000 लोगों की जान चली गई है। वहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन के बीच जर्मनी ने लॉकडाउन 14 जनवरी तक बढ़ा दिया है। भारत ने 6 देशों को आज से कोरोना वैक्सीन भेजने की घोषणा की है। भारत ने कहा कि भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को आज से वैक्सीन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी मंजूरी के बाद वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 41 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग सेवाओं से लाभान्वित हो चुके हैं। जनधन खातों की कुल संख्या 41 करोड़ 6 लाख हो चुकी है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। रूपाणी ने कहा है कि ड्रैगन फ्रूट का बाहरी आकार कमल जैसा होता है, इसलिए इसका नाम बदलकर कमलम रखा जाएगा। संस्कृत में कमलम का अर्थ कमल होता है। कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने संकेत दिए हैं कि बृहस्पतिवार को नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी से विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं इस तरह के भी कयास हैं कि कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के बाद अब बीजेपी के ही 15 विधायक अपने ही सरकार के खिलाफ बागी होते जा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि ये विधायक सीएम येदियुरप्पा की शिकायत करने दिल्ली आला कमान के पास आने की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के हजीरा में शेल इंडिया के प्राकृतिक गैस लदान इकाई का उद्घाटन किया। अब यहां से आपूर्ति की शुरुआत हो गई है। प्रधान ने कहा है कि इस इकाई से उन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा जहां की कोई गैस पाइपलाइन नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के मुद्दे पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। बता दें कि महिला आरक्षण को अदालत में चुनौती दी गई है। मध्य प्रदेश के 32 जिलों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 26 दिसंबर से अब तक करीब 3890 कौवों और जंगली पक्षियों की जान जा चुकी है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बर्ड फ्लू से अप्रभावित जिलों को सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले और पंजाब के रूपनगर में प्रवासी पक्षियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। केंद्र ने कहा है कि अब देश के कुल 12 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं। वहीं केरल के जिलों में भी पक्षियों में संक्रमण का पता चला है। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी को अहमदाबाद हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। ईडी ने कहा है कि जय अम्बे गौरी के निदेशक नरेंद्र कुमार पटेल को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 29 जनवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के लिए नीतीश ही जिम्मेदार हैं। सरकार के 6 महीने पूरे होने के बाद उनकी पार्टी नीतीश की उपलब्धियों और विफलताओं को लेकर कार्यक्रम शुरू करेगी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने विधानसभा के उपचुनावों में बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की तीनों सीटें भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों से देश के लोग खुश हैं। 2023 में पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रसारित वेब सीरीज तांडव पर विवाद गहराता जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद लखनऊ पुलिस मुंबई पहुंच गई है। अब टीम निर्माताओं और अन्य कलाकारों से पूछताछ करेगी। साथ ही देश भर में तांडव के खिलाफ कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। देश भर में भारी विरोध के बाद तांडव के निर्माताओं ने शो में बदलाव करने का फैसला किया है। निर्माताओं ने बयान में कहा है कि पूरी टीम लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था। सीएम योगी ने माध्यमिक शिक्षा
शिक्षा के 9 चयनित प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल 10 माह में 3,75,000 युवाओं को योग्यता के अनुसार पारदर्शी तरीके से नौकरी दी गई है। 19 मार्च 2021 तक 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्लान है। भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडे, माफियाओं, अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। इससे उनके आकाओं और सरगनाओं को दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव का विलाप भी इसी कड़ी का हिस्सा है। गुपकार में बिखराव होने लगा है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा है कि वे इससे अलग हो रहे हैं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। लोन ने कहा है कि डीडीसी चुनाव में राजनीतिक लालच में अंधे होकर एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। खेल मंत्री किरण रिजिजू को आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये जानकारी राष्ट्रपति भवन ने दी। ये कदम श्रीपद नाइक के अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उठाया गया है। बता दें कि नाइक कर्नाटक से गोवा लौटते समय सड़क हादसे में घायल हो गए थे। ब्रिस्बेन के गाबा में मिली जीत पर क्रिकेट जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां टीम इंडिया की तारीफ के पुल बांध रही हैं। वहीं इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। ब्रिस्बेन में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग स्तब्ध हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारतीय टीम जीत की हकदार थी। पोंटिंग ने कहा है कि ये तो भारत की ए टीम थी और फिर भी इसने मैच जीत लिया। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटरों ने कप्तान टिम पेन की आलोचना शुरू कर दी है। दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन की कप्तानी पर सवाल उठाते हुए हटाने की बात कही है। पूर्व खिलाड़ी यानी हिली ने कहा है कि पेन को हटाकर कमिंस या स्मिथ को कप्तानी सौंपी जाए। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए अपनी 18 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान हेनरिच क्लासेन को सौंपी गई है। वो पहली बार टीम की कमान संभालेंगे। टीम में क्विंटन डीकॉक, रबाडा जैसे शीर्ष खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन अप्रैल-मई में खेला जाएगा। 14वें सीजन में किस टीम में कौन सा खिलाड़ी रहेगा, इस बात का फैसला आज होना है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को रिलीज करने के लिए सभी टीमों को 20 तारीख तक का वक्त दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।